नमस्ते दोस्तों, मैं नरेंद्र यादव अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज इतिहास से स्टार्टिंग करते हैं, इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। इतिहास है क्या? सबसे पहले आप देखिए इतिहास, इतिहास के जनक आपसे सवाल अगर पूछ रहा है कि इतिहास के जनक कौन है, तो आइए देखते हैं। इतिहास के जनक यहाँ से देखिए हीरोडोटस को कहा गया है, ठीक। और इनकी एक पुस्तक है, नाम है उसका क्या है, हिस्टोरिका। ये हिस्टोरिका है, ये पुस्तक का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक का नाम है ये। सवाल पूछता है कि इतिहास के जनक जो हीरोडोटस थे, उनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो क्या था, याद रखिएगा, हिस्टोरिका। बात समझ में आ गई? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सवाल पूछ सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो आप याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ है यूनान में। बात समझ में आ गई? यूनान में इनका जन्म हुआ है, और ये ध्यान रखिएगा। और पूछे कि ये तो कम चांस है पूछने का कि कब हुआ इनका जन्म, तो ये ध्यान रखिएगा कि इनका जन्म हुआ है 484 ईसा पूर्व में, और इनकी मृत्यु हुई है 425 ईसा पूर्व में। अब आगे देखिए, अब इतिहास के ये भी जान लीजिए थोड़ा सा, इतिहास के बारे में थोड़ा सा, ये सन का जो है, ईस्वी का, ईसा पूर्व के बारे में थोड़ा जान लीजिए। एक सवाल पूछता है कि गौतम बुद्ध कब थे, किस, तो 563 ईसा पूर्व। सिकंदर कब आक्रमण पुत्र, 326 ईसा पूर्व। ईसा मसीह, एक सवाल ये भी पूछता है कि ईसा मसीह जो थे कब मन हुआ था, तो 0 ईस्वी, यहीं से चालू होता है, यहीं से, ठीक। तो इसी को 0 ईस्वी कहा जाता है। फिर उसके बाद से चालू होता है आपका 1857, इधर से बढ़ता गया धीरे धीरे करके, 1947, 2021 ये सब बढ़ गया। उसके बाद से देखिए क्या होता है। अब इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। पहला है जो इतिहास का भाग है, जो उसको बोला जाता है पूरा पखान, नहीं, प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो प्रागैतिहासिक काल है उसके बारे में, इसके साक्ष्य मिला है, ठीक ना। और कोई उस तरह से जैसे लिखित प्रमाण के बारे में नहीं उतना है। और जो आदि ऐतिहासिक काल है उसमें साक्ष्य उसका मिला है, लिखित प्रमाण भी है, और पढ़ा नहीं जाता है इसको, पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक काल जो है साक्ष्य मिला है, पढ़ा भी जाता है, पढ़ा भी गया है उसका। जैसे मान लें कि अशोक के जो अभिलेख थे, तो नहीं पढ़ते हैं आप लोग कि अशोक के अभिलेखों की खोज किसने किया है, तो आप लोग पढ़ते थे अशोक के अभिलेखों की खोज किसने किया है, तो जेम्स प्रिसेप ने किया है। ये बहुत बार सवाल पूछा है जेम्स प्रिसेप को, ये जेम्स प्रिसेप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछता है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा है। कब पढ़ा था, तो 1837 में पढ़ा है, इसको याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जानना चाहिए। उसके बाद से देखिए आगे बढ़ते हैं। अब पूरा पाषाण काल के बारे में हम जानते हैं सर्वप्रथम। पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था ये भी जानिए थोड़ा सा। तो इसके बारे में देखिए, इसमें मनुष्य क्या किया था, पत्थर का प्रयोग करने लगा था। मनुष्य क्या किया था, पत्थर का प्रयोग, ठीक, पत्थर का प्रयोग किया मनुष्य उसमें। और गुफा में रहता था व्यक्ति उस समय। आग के बारे में भी व्यक्ति जान गया था उस समय। तो ये चीज़ जान लीजिए, पूछता है सवाल कि आग के बारे में मनुष्य मतलब किस काल में जान गया था, तो क्या बताएंगे आप, पूरा पाषाण काल। इसको याद रखिए, पत्थरों का प्रयोग भी जान गया था उस समय। फिर अगला देखिए मध्य पाषाण काल, इसके बारे में आइए देखते हैं। मध्य पाषाण काल का जो टाइमिंग है, समय है, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व है। इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो शिकार का, ये सवाल पूछता है कि शिकार किस काल में व्यक्ति प्रारंभ कर दिया था, मैंने मनुष्य, तो क्या मारेंगे आप लोग, मध्य पाषाण काल में। तीर धनुष, चाहे तीर कमान का आविष्कार कब किया था, तो ये भी मध्य पाषाण काल में ही किया था। पशुपालन किस काल में शुरू किया था, तो ये भी मध्य पाषाण काल में ही किया था।
और इसका साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये आदमगढ़, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, आदमगढ़। अच्छा, पूछता है एक सवाल है कि मनुष्य का जो सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा था? तो क्या जानते हैं आप? कुत्ता को याद करिएगा, ठीक ना। और दूसरा का क्या था? घोड़ा है। इसको जानते रहिए, याद करके रहिए आप लोग पूरा बढ़िया से। अब देखिए आते हैं नवपाषाण काल में। इसका जो समय है नवपाषाण काल का, इसको जान लीजिए थोड़ा सा। नवपाषाण का जो टाइमिंग है, ये 4000 ईसा पूर्व से लेकर कितना है? 2500 ईसा पूर्व है। इसको जानते रहिएगा। और जो इसमें जैसे बहुत इम्पॉर्टेंट टाइमिंग है मनुष्य के लिए। इसमें मनुष्य क्या किया था? कृषि करना शुरू कर दिया था, पूजा करना प्रारंभ कर दिया था, हड्डियों से बने हथियार प्रयोग करता था। ये कहाँ साक्ष्य मिलता है? तो इस बिहार में मिलता है, ठीक। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहिए का पूछता है सवाल कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो नवपाषाण काल में हुआ है। याद रखिएगा, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो गया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। आगे देखिए कि इसमें कृषि का भी साक्ष्य मिलता है। तो कहाँ मिलता है? तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? इसको भी ध्यान रखिएगा। मेहरगढ़ जो है ये पड़ता है आपका, मेहरगढ़ आपका है वो पाकिस्तान में ही पड़ता है, मेहरगढ़, ठीक। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो उसमें क्या मनुष्य मिला? मनुष्य को क्या मिला? गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले वहाँ पर। मनुष्य कहाँ क्या पर प्रयोग करता, माने किसकी खेती करता था? गेहूं और जौ का। मनुष्य तांबे की भी खेती उस समय करने लगा था, ये भी ध्यान रखिएगा। तांबे की खेती मनुष्य करने लगा था उस समय। और धान की खेती का भी प्रारंभ हो गया था उस समय। तो कहाँ हुआ था? तो एक इलाहाबाद का जो नाम बदलकर प्रयागराज किया गया, उत्तर प्रदेश पड़ता है, इंडिया में पड़ता है। भारत धान की खेती मैंने होने लगी थी, ठीक ना। कोल्डी हज के पास है, मिला है वो, उसका साक्ष्य। तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। अब आगे चलते हैं। एक दिया है मानव विकास। तो मानव विकास के बारे में देखिए कई मतलब है उसका दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रोपिथेकस है, दक्षिण अफ्रीका से है, वो लोग उसको मानते हैं। जावा मानव जावा द्वीप से माना जाता है। पिंकिंग मानव चीन से माना जाता है। नियंडरमल जर्मनी से। तो इस तरह से ये बहुत रेयर केस में पूछता है। आधुनिक जो मानव है किसका? वैज्ञानिक नाम 3600 ईसा पूर्व का था उसका है। वैज्ञानिक नाम जैसे मनुष्य का जानते हैं ना, होमो सैपियंस है। तो इसको भी याद रखे रहिए आप लोग। देखिए चार्ल्स डार्विन क्या कहते हैं मनुष्य के बारे में कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुआ था। देखिए चार्ल्स डार्विन के बारे में थोड़ा जान लीजिए। चार्ल्स डार्विन जो थे ना, उनकी एक माने उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? बहुत बार पूछा है सवाल, मानव विकास का सिद्धांत। चार्ल्स डार्विन कौन सा सिद्धांत दिए हैं? मानव विकास का सिद्धांत। और इनकी 2 पुस्तकें हैं। एक पहली पुस्तक है ओरिजिनल स्पेसीज, जो 1859 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। और एक दूसरी पुस्तक है डिसेंट ऑफ मैन, ये 1871 ईस्वी में। ये जैसे बानरों को मनुष्य के समीप बताते हैं। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि मनुष्य जो है बानर क्या थे? मनुष्य के पूर्वज थे। इनका कहने का मतलब ये है। तो इसको भी ध्यान में माइंड में बैठा लीजिए आप लोग। तो इसका एक सवाल पूछता है कि मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो कौन दिया? तो चार्ल्स डार्विन दिए हैं। एक और पूछता है कि मनुष्य को बानर को मनुष्य के समीप कौन मानते हैं? तो यही चार्ल्स डार्विन मानते हैं। इनकी 2 पुस्तकें हैं। एक ओरिजिन ऑफ द स्पेसी 1859 में लॉन्च की गई थी। दूसरी पुस्तक का नाम है डिसेंट ऑफ मैन 1871 में। अब आइए देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके बारे में आइए देखते हैं सर्वप्रथम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में, याद रखिएगा, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। किसने खोज किया था? दयाराम साहनी ने किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने खोज किया है सवाल पूछता है। तो दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। कब किए थे? तो 1921 ईस्वी में। सवाल पूछता है। इसके समकालीन कुछ सभ्यताएं हैं, जैसे मान लीजिए कि चीन की सभ्यता है, दूसरी है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, बहुत बार पूछा है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है जो दजला और फरात नदियों पर स्थित है। एक और सवाल पूछता है कि दजला और फरात नदियाँ किस सभ्यता
में थी। तो ये भी जान लीजिए मेसोपोटामिया की सभ्यता में। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पर है? तो ईरान में है। ये भी सवाल जानने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ दिया है आपको नदी और जैसे नदी के माने जो सात नदी के किनारे पर जो साक्ष्य मिले उसके बारे में दिया है। जैसे एक दिया है आपको मांडा जो लद्दाख में चीनाब नदी पर है, ठीक। दूसर का है सुतका गेडोर, ये दासक नदी है, पाकिस्तान मिलता है इसका। और एक है आलमगीर जो मेरठ में है, हिंडा नदी पर। और एक दैमाबाद जो महाराष्ट्र में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था उस समय, इसको याद रखिएगा। प्रवरा नदी, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि हिंडा नदी पर कौन सा माने सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष मिलते हैं, तो आलमगीर का मिलता है। दासक पर कौन मिलता है, तो सुतगा गोट्योर का मिलता है। ये सवाल तमाम सवाल पूछता है, ठीक है। तो इसको जानना चाहिए आप लोगों को। और आगे बढ़ते हैं हम। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता का जो विस्तार था, क्षेत्रफल जो है, इसको बहुत ही माने रेयर क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते हैं इसको, लेकिन फिर भी जानना चाहिए। 12,99,000 वर्ग किलोमीटर था, बहुत बड़ा एरिया था ये, इसको समझिए थोड़ा सा। और इसके बारे में भी बताया जाता है काफ़ी। आगे देखिए 12,99,000 वर्ग किलोमीटर तो हो गया यहाँ तक। आगे देखिए उनकी व्यवस्थाएं 2 टीलों में विभाजित थी। एक था उसमें पश्चिमी टीला, ठीक, इसको याद रखिएगा, यहाँ से पूछता है कभी काल तो जानना चाहिए। क्या था ये? पश्चिमी टीला, इसको याद रखिएगा, पश्चिमी टीला है। एक क्या था? पूर्वी टीला, इसको भी याद रखिएगा। तो पश्चिमी टीला में कौन रहते थे? उच्च वर्ग के लोग रहते थे, ठीक ना। राजा जैसे हैं, पुरोहित है, ये लोग क्या करते थे? पश्चिमी टीला में रहते थे, इसको याद रखिएगा। ये थे पश्चिमी टीला में। अब आगे देखिए पूर्वी टीला, उसी में पश्चिमी टीला के बाद पूर्वी टीला। तो इसमें क्यों कौन लोग रहते थे, इसको भी जान लीजिए थोड़ा सा। तो इसमें लोग रहते थे आपके निम्न वर्ग के लोग रहते थे, फिर मजदूर रहते थे। ये लोग किस टीला में रहते थे? तो ये पूर्वी टीला में रहते थे। अब आगे बढ़िए। अब यहाँ से देखिए धौलागिरी 3 टीलों को विभाजित थी, पश्चिमी टीला, मध्य टीला, पूर्वी टीला। तो इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, उतना ज़्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। तो इसको बस थोड़ा सा आप हल्का फुल्का देख लीजिए। धौलागिरी जो है 3 टीलों में विभाजित था, कौन कौन सा? पश्चिमी टीला और मध्य टीला और पूर्वी टीला। अब एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, ये चीज़ को जानना चाहिए। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसकी लिपि क्या थी, ये भी पूछता है सवाल, तो जानना चाहिए, ठीक ना। तो उसकी जो लिपि थी, उसकी लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, इसको याद रखिएगा। भाव क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। इसको क्वेश्चन को याद रखिए माइंड में। भाव चित्रात्मक थी। दाएं से बाएं पढ़ा जाता था। दाएं से क्या किया जाता था? बाएं, उल्टा, जैसे खरसू लिपि है ना, उसी तरह से। और इसका समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था, ठीक ना, मातृसत्तात्मक इसका समाज था। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। पूछता है कभी काल कि घर में ईंटों का प्रयोग कैसा होता था। जो ये घर बनाते थे तो ईंटों का प्रयोग होता था, तो इसको भी बारे में देख लेते हैं आप हम लोग। आइए देखते हैं इसको। घर में ईंटों का प्रयोग वो कैसा था? घर में ईंटों का प्रयोग, तो ये देखिए घर में ईंटों का प्रयोग 4 संबंध 2 संबंध 1 में, यानी 4 लंबाई रखी जाती थी, ठीक, चौड़ाई 2 रखी जाती थी और ऊंचाई कितनी रखी थी? 1 रखी जाती थी, यानी इस तरह से रखा जाता था। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, 4 संबंध 2 संबंध 1 के हिसाब से रखा जाता था, घर में ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, पवित्र पशु कौन सा था? इसको याद रखिएगा। उसमें जो उस समय की जो सभ्यता में सिंधु घाटी की जो है, उसमें पवित्र पशु कौन था? तो कुबड़ वाला बैल था, वृषभ है, इसको कह सकते हैं, श्रृंग युक्त पशु है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, इसको जानना चाहिए। और एक और क्वेश्चन पूछता है, आकृति कैसी थी? तो त्रिभुजाकार थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। व्यवसाय क्या था उसका? तो कृषि था और व्यापार था, इसको याद रखिएगा।
उसमें वर्ग जैसे मनुष्यों को कितने वर्गों में बांटा गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो ये वर्ग हैं, विद्वान थे उसमें, योद्धा थे, व्यापारी थे, श्रमिक थे। इतने वर्गों में 4 भागों में क्या किया, सिंधु घाटी में सभ्यता में लोगों को कितने भागों में बांटा गया था, तो 4 भागों में बांटा गया है। ये सवाल पूछ सकता है, आपको जानना चाहिए। हॉय बहुत इंपॉर्टेंट है। पवित्र पशु कौन था, कुबड़ वाला बैल था। वृषक मैंने उसी को कहते हैं, बैल को वृषक कहा जाता है। श्रृंगयुक्त पशु मैंने सींग वाला पशु था। उसमें आकृति कैसी थी सिंधु घाटी की सभ्यता का, तो एक त्रिभुजाकार थी। सवाल पूछता है इससे। व्यवसाय क्या था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो कृषि थी और व्यापार था। वर्ग क्या था उसका, वर्ग जैसे बांटा गया है मनुष्यों को, तो विद्वान लोग थे एक वर्ग में, योद्धा लोग थे एक वर्ग में, व्यापारी लोग थे एक वर्ग में, एक वर्ग में क्या थे, श्रमिक थे। अब सिंधु घाटी के स्थल देखिए, इससे क्या सवाल आता है, सिंधु घाटी के स्थल से एक सवाल आता है, पूछता है कि कौन कौन सा कहाँ पर है, ये पूछता है कौन सा जो स्थल है ये कहाँ पर है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट आ रहा है, देखिए हड़प्पा, ये पाकिस्तान में है, ठीक। 1921, इससे कोई सवाल पूछता है कि सबसे पहले तो सवाल पूछता है कि किस नदी पर है, तो क्या मानेंगे आप, रावी नदी। समझ रहे बात को। और किसने खोज किया है, ये भी सवाल पूछ सकता है, तो इसको भी जानना चाहिए। पूछता है कि किसने खोज किया है, तो ये भी पूछ सकता है आपसे, तो जानना चाहिए इसमें। तो 1921 में रावी नदी के तट पर इसका अवशेष मिला है। हड़प्पा जो पाकिस्तान पड़ता है, दयाराम साहनी। ये सवाल बहुत पूछता है। एक मोहनजोदड़ो हो दूसरा, ये कहाँ मिला, ये भी पाकिस्तान में है, 1922 ईस्वी में। नदी कौन सी थी, तो सिंधु नदी थी। R.D. बनर्जी ने, राखाल दास बनर्जी इनको कहा जाता है, इनके नेतृत्व में खोजा गया था, राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में। फिर तीसरा जो है चनहुदड़ो जो पाकिस्तान में ही है, 1931 में खोजा गया था सिंधु नदी पर, याद रखिएगा। कौन कौन सा 2 नदी पर हो गया, सिंधु नदी पर 2 हो गए। कौन कौन सा, मोहनजोदड़ो और कौन सा है, चनहुदड़ो, ठीक। एक मोहनजोदड़ो 1922 में, चनहुदड़ो 1931 में। इसको याद रखिए। इसमें गोपाल दास थे और एस मंजूमदार थे। उत्खनन संबंधी मैक था इनका जो रेशियो था। फिर तीसरा है रोपड़, ये पंजाब में पड़ता है, पंजाब प्रांत भारत में, 1953 ईस्वी में, सतलज नदी के किनारे। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी नदी है, तो सतलज नदी। कौन थे, यज्ञदत्त शर्मा और वत्सन, ये मिल करके दोनों लोग खोज किए थे इसको। एक कालीबंगन राजस्थान पड़ता है, 1951 में इसकी खोज की गई है। नदी कौन सी है, तो घग्गर नदी है, इसको याद रखिएगा। और इसके खोजकर्ता कौन थे, बालकृष्ण भापर और घोष थे। तीसरा है, छठवां जो है, आलमगीर, उत्तर प्रदेश में। ये भी बताया गया था 1958 ईस्वी में, हिंडन नदी पर, यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में किया गया था। और 7वां नंबर है बनाली। इसमें पूरा नहीं याद करना, बहुत रेयर केस में पूछता है, लेकिन एक लोथल याद कर लीजिएगा, राखीगढ़ है, ये याद करिएगा। धौलावीरा भी पूछता है कभी कभार, पूरा याद कर लीजिए, क्या दिक्कत है। एक बनावली है, सरस्वती नदी हरियाणा में भी है, बिष्ट ने खोज की है। धौलावीरा गुजरात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धौलावीरा गुजरात। और भोगवा नदी, ठीक, JP जोशी थे इसके, याद रखिएगा। राखीगढ़ सरस्वती और दुष्दती नदी पर, दसदती नदी पर है, ये हरियाणा में है। अमरेंद्र नाथ और सूरज जी हैं इसके। एक लोथल था गुजरात, इसके भी भोगवा नदी है, याद रखिएगा, भोगवा नदी। और रंगनाथ भाव थे, इसको याद रखिएगा। सवाल पूछता है, सूरजभान थे उसके, जो राखीगढ़ी है ना, राखीगढ़ी सूरजभान, ठीक, इसको याद रखिएगा। अब देखिए सबके बारे में बता रहा है, इसको जानना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ सबके बारे में। आप लोग इस 2-3 बार देख लोगे तो याद हो जाएगा हमको, जहाँ तक आइडिया है कि। अब इसमें क्या पूछता है कि किस माने सभ्यता से मिलता है अवशेष, ये किस माने किस से मिलता है, ये सब तमाम क्वेश्चन पूछता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में भी हम। तो सबसे पहले है हड़प्पा, ये सवाल इससे पूछता है बहुत ही। तो आइए इसके बारे में देखते हैं, हड़प्पा के बारे में। तो ये कैसी थी, इसकी जो शहरी निवास था, सवाल बहुत पूछता है, किसका ग्रामीण था, किसका शहरी था, ये जानना चाहिए।
तो हड़प्पा की जो सभ्यता थी कैसी थी, शहरी थी, याद रखिएगा ये कैसी है, शहरी। गृह निर्माण में इसके मिलते थे, अवशेष मिले हैं, ग्रिड पद्धति मिला है, जले हुए गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले हैं, आग लग गई होगी तो जल गए होंगे इसके साक्ष्य मिले हैं उसमें। मुद्रा बनाने में सेलखंडी का प्रयोग करते थे, जिसे जो उस समय की मुद्रा चलती थी सेलखंडी का प्रयोग करते थे। पश्चिमी टीले में रक्षा दीवारें थीं, रक्षा के लिए क्या मोटी मोटी दीवारें बनाते थे ये लोग। तो ये साक्ष्य उसके मिल रहे हैं। शव को दफनाने का साक्ष्य मिला है, ये भी याद रखिएगा। शव को क्या किया था, उसमें दफनाया जाता था। कहाँ पर, तो हड़प्पा में सभ्यता में। कछुए की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं इसमें, ये भी ध्यान रखिएगा। तांबे की इक्का गाड़ी, एक सवाल पूछता है कि इक्का गाड़ी तांबे की कहाँ से मिला है, तो याद रखिएगा हड़प्पा से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जानना चाहिए इसको। जले हुए गेहूं के साक्ष्य मिल पूछता है, कहाँ शहरी था, जो निवास कहाँ पर था, हड़प्पा का था। कपास की खेती के भी साक्ष्य मिले यहाँ पर। महिला के गर्भ से निकलता पौधा का चित्र दर्शाया गया है, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना चाहिए। अब देखिए मोहनजोदड़ो, ये भी पाकिस्तान से ही है, सिंधी भाषा का शब्द है। और इसको क्या बोलते हैं, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला। इसको क्या बोला जाता है, मृतकों का टीला कहा गया है। सिंध का बाग कहा जाता है किसको, मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी थी, ठीक ना। मोहनजोदड़ो क्या थी, हड़प्पा की जुड़वा, मैंने सटे हुए थे, काफ़ी दूर नहीं है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछा गया है, विशाल अन्नागार पूछता है, तो कहाँ पर है, याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। विशाल अलंकार 12 कक्षों का अन्नागार था, ठीक ना, इसको याद रखिएगा, पूछता है सब कभी कभी हड़प्पा के अकॉर्डिंग मतलब। अब एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें पूछता है, वो भी क्या है, विशाल अन्न स्नानागार। वो तो अन्नागार था, खाने होने के लिए जो खाद्य पदार्थ रखे जाते थे, लेकिन नहाने के लिए भी बहुत बड़ा सा एक स्नानागार जगह था, ठीक ना, उसको याद रखेगा। तो इससे बहुत जो सवाल है, मृतकों का टीला, ठीक, पूछा जाता है। फिर ये पूछा जाता है, विशाल अन्नागार पूछा जाता है, विशाल स्नानागार पूछा जाता है। नटराज की मूर्ति पूछी जाती है, पशुपति, दाढ़ी बनाने महादेव तो कम पूछा गया, लेकिन पशुपति पूछे गए हैं। फिर एक और पूछा था, बुने हुए कपड़े का साक्ष्य, ये कम पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये कई बार पूछा गया है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक ना, तो जानना चाहिए। मलेरिया बीमारी का साक्ष्य वहाँ मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है सवाल, कहाँ पर मिला है मलेरिया बीमारी का साक्ष्य, वहाँ मिला है। और प्रत्येक मकान में कुएं का साक्ष्य मिलता है। तो इतना बस याद रखिए, बस 4-5 चीज़ याद रखिए। पुराना तो याद होगा ही, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो कहा जाता है, विशाल अन्नागार याद होगा, विशाल स्नानागार याद होगा, नटराजन की मूर्ति या पशुपति, ये सब तमाम क्वेश्चन कुछ यादें होंगे आप लोगों को। कांस की नर्तकी की मूर्ति याद होगी, लेकिन कुछ और याद करें, मलेरिया बीमारी के साक्ष्य मिलते हैं, प्रत्येक मकान में कुएं का साक्ष्य मिलते हैं, ये भी कुछ याद कर लीजिए, ठीक ना। एक और देख लीजिए, चंदड़ो, ठीक, अभी बताए थे कौन कहाँ पर है, अभी हम दिखाए थे आपको। चंदड़ो कहाँ पर था, तो सिंधु नदी पर है, ठीक, ये पाकिस्तान में भी है, याद रखिएगा, पूछता है कभी कभी, जानना चाहिए। तो चंदड़ो के सभी बारे में ये देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो इससे कई क्वेश्चन भी इससे भी पूछा गया है, जैसे मान लीजिए कि ये है, इसमें से ये पूछा जाता है, 4 पहिए गाड़ी का साक्ष्य बहुत बार पूछा गया है, ठीक। और जो मनका बनाने के कारखाने, ये भी बहुत बार पूछा गया है, इसको भी याद रखिएगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। और गोल ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं, ये भी पूछता है कई बार, तो जानना चाहिए। आइए देखते हैं। तो रक्षाचारी नहीं था इसमें, ठीक ना, रक्षा के लिए कोई व्यवस्था उस तरह की नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर है, ठीक ना, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, ये चंदड़ो जो क्या था, औद्योगिक नगर था, माने जहाँ कंपनी बनी, जैसे छोटा मोटा जैसे उस समय जो बनता रहा होगा वो था सब। मनका बनाने के कारखाने, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, इसको भी याद रखिएगा, मनका बनाने के कारखाना। सौंदर्य साधन, एक और क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, जैसे महिलाएं जो लिपस्टिक है, काजल है, कंघी है, सब तमाम लगाती हैं, हाथी के दांत की जो बनी होती है, कंघियाँ किसकी बनी थी, याद रखिएगा, पूछता है सवाल में। तो क्या मारेंगे आप लोग, क्या मारेंगे आप लोग, हाथी के दांत के जो कंघियाँ बनते थे, महिलाएं उसका श्रृंगार का जो काम करती थी उससे होता था।
वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, गोल ईंटों के भी साक्ष्य मिले हैं वहाँ पर। 4 पहिए वाली गाड़ी भी पूछता है सवाल, ये भी मिला है। बिल्ली के का पीछा करते हुए कुत्ता का भी चिन्ह मिला है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए एक लोथल है, बस खत्म होने वाला वीडियो, घबराइए मत आप लोग। लोथल, लोथल के बारे में अभी बताए थे आप लोगों को। लोथल कहाँ मिला है आप लोगों को? तो ये गुजरात में है, भोगवा नदी। रंगनाथ थे इसके, मतलब जो खोजकर्ता थे कौन थे? रंगनाथ भाव थे। तो लोथल गुजरात, इसको याद रखिएगा, जानना चाहिए। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये मानव निर्मित बंदरगाह था, इसमें क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। कहाँ मिलता है? लोथल, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसका बंदरगाह कौन सा था? लोथल था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक नगर था ये, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, बहुत पूछता है सवाल में। बाजरा, चावल, आटा, चक्की का भी इसका मैंने मिला है इसमें। दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, रोड की तरफ, मैंने क्या होता था, इसके दरवाजे खुलते थे इस लोथल में। 3 युगल समाधियाँ, सती प्रथा का साक्ष्य यहाँ से मिलता है, ये भी क्वेश्चन याद रख रहे हैं। हाथी के दांत का पैमाना, घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य यहाँ मिलता है, ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। शतरंज के खेल का साक्ष्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। मम्मी का मॉडल, जो मम्मी नहीं होता है, मिस्र की सभ्यता मम्मी, तो वो उसका मॉडल इसमें मिलता है। तो बस इतना ही इसमें याद रखना है, कौन कौन सा। तो ये जो सिंधु घाटी मानव निर्मित बंदरगाह, यहाँ मैंने बंदरगाह था, ये पूछता है सवाल में। व्यापारिक नगर था ये, ठीक। आटा चक्की मशीन से जो चलने वाली थी, ये भी पूछता है। और दरवाजे जो किसके तरफ खुलते थे, रोड की तरफ खुलते थे, भी पूछता है। और हाथी दांत का पैमाना, जो नापने पने के लिए क्या है इसका प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा, ये भी पूछता है। लोथल से बस इतना ही क्वेश्चन जानिए, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब देखिए काली बग्गन, काली बग्गन को जस्ट हम बताए थे अभी, कहाँ पर मिला है? तो राजस्थान में 1951 घग्गर नदी, बालकृष्ण थापर और घोष के द्वारा, ठीक ना। क्वेश्चन याद हो गया माइंड में। अब देखिए इसके साक्ष्य क्या मिला है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें एक सवाल पूछता है, जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो कहाँ मिलते हैं? काली बग्गन से ही मिलता है। जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो काली बग्गन से, ये सवाल पूछता है। काली बग्गन से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। चना और सरसों के खेत जैसे मिलता है। दीनहीन बस्ती कहा गया है काली बग्गन को, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जली हुई पकी चूड़ियों के साक्ष्य यहाँ से मिलता है। लकड़ी के हल का साक्ष्य मिलता है यहीं से, काली बग्गन से। यानी जोताई उताई के काम सीधे क्या मारेंगे? काली बग्गन से, याद रखिएगा। ऊँट की हड्डियों का साक्ष्य मिला है। 7 हवन के कुंड मिले हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, मिट्टी का हल तो कहाँ से? बनौली से मिला है, ठीक है। मिट्टी का हल भी कहाँ से? बनौली से। धौलावीरा, धौलावीरा के बारे में आइए जानते हैं। ये धौलावीरा कहाँ था, याद है कि नहीं? राजस्थान में भी है, नहीं, धौलावीरा गुजरात में है, भोगवा नदी पर, याद रखिएगा। धौलावीरा कहाँ पर है? तो गुजरात में भोगवा नदी। इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन जानना चाहिए। जल निकासी का प्रबंधन था इसमें। जल कुंड के साक्ष्य हैं, सुनामी के साक्ष्य हैं, स्टेडियम के साक्ष्य हैं। टीलों के विभाजित भाग हैं, पश्चिमी टीला, मध्य टीला, पूर्वी टीला, ये सब तमाम किससे है? धौलावीरा से है। घर के ईंटों लाल रंग का प्रयोग करते थे, ठीक ना। घर के ईंटों में किस रंग का? तो लाल रंग का, ठीक ना। रोपण में 100 और कुत्ता का साक्ष्य मिला है इसमें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरा तैयार कर लिए होंगे, और इसको एक बार फिर वीडियो को देखिए आप लोग, और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।